ऐसे सदस्य होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। एक कैरेक्टर हम लोग पढ़े थे, जनरली एक अलग कैरेक्टर हम लोग पढ़े थे। अब देखो क्या होता है कि हम लोग ये जो क्लासिफिकेशन है यानी जो वर्गीकरण है वह इवोल्यूशन पर आधारित है। इवोल्यूशन मतलब उद्विकास, इवोल्यूशन मतलब उद्विकास। उद्विकास का मतलब होता है कि जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन, जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन जिसके फलस्वरूप एक कोशिकीय जीवों से किसे एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का जो निर्माण होने का जो क्रमिक परिवर्तन है उसी को इवोल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आया? तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़े थे एल्गी पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया है ब्रायोफाइट्स। क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफाइट्स। तो हेडिंग हो गया ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स ठीक है। क्या आ गया? ब्रायोफाइट्स। तो ये देखो ये स्पेशल पौधे हैं। अब इस सवाल को आप लोग देखे होंगे, कभी देखे होंगे ध्यान से, कभी काई वगैरह लगता है, जिसे कभी देखते होंगे ज्यादा पानी में बरसता है तो घरों में दीवारों पे काई लग जाती है, वो सब सवाल ही है। तो वो तो हम लोग पढ़ चुके। यदि सिंपल जीव थे, सिंपल प्लांट्स थे, क्या थे? सिंपल प्लांट्स है। अब इसके बाद थोड़ा सा और ये आ गया, थोड़ा सा और उससे विकसित है, ये इनको कहते हैं ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स की अगर बात आती है तो इसके साथ आ जाती है ब्रायोलॉजी। बात समझ में आया? क्या हो गया? ब्रायोलॉजी। तो सीधे कह देंगे ब्रायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ गया? तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वह क्या हो गया? ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं कि नदी, तालाब, पोखरा इत्यादि के किनारे, बात समझ में आया? नदी, तालाब, पोखरा इत्यादि के किनारे यानी नम स्थानों पे पाए जाते हैं। कैसे स्थानों पे? नम स्थानों पे पाए जाते हैं। बात समझ में आया? लेकिन इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पढ़े थे, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। बात समझ में आया? तो इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहते हैं। एम्फीबियन यानी उभयचर। बात समझ में आया? तो ये क्या हो गया? एम्फीबियन ऑफ प्लांट कहलाते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये है ब्रायोफाइट्स। तो इसके विषय हम लोग चर्चा करेंगे। तो ब्रायोफाइट्स में देख लीजिए, इसके अंदर लिखा गया है मॉसेस, MOSSES, मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स आते हैं। LIVER लीवरवर्ट्स। इसके अंदर क्या आते हैं? मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। थोड़ा सा याद करते चलेंगे। ये बिल्कुल ऐसा पौधा आप देखे भी नहीं होंगे, इधर दिखाई आपको देखे मतलब दिखाई दिए नहीं होंगे या ध्यान नहीं दिए होंगे। कुछ विशेष प्रकार के पौधे हैं तो इनमें क्या हो गया? मॉसेस और लीवरवर्ट्स आते हैं। ये अलग अलग दो समूह है। ये अलग अलग क्या है? दो समूह है। यानी जो ब्रायोफाइट्स है उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, मॉस और लीवरवर्ट में बांट के अध्ययन करेंगे। ठीक है? तो ये क्या मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स आते हैं। और लिख सकते हो ये जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स are also known as amphibians of plant, amphibian of plants। क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। अब देखो एम्फीबियन, एम्फी का मतलब होता है दो, एम्फी का मतलब दो, बोथ। एम्फी का मतलब दो यानी बोथ। तो ये ऐसे विशेष पौधे हो गए जिसे बताया गया नव स्थान पे पाए जाते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहे जाते हैं। इसी तरह अगर जल में हम लोग पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे तो उसमें मेढक को कहते हैं, मेढक, फ्रॉग, उनको भी एम्फीबियंस कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। यानी कि एक्वेटिक हैबिटाट में रहते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में, दोनों प्रकार से वो सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए उन्हें एम्फीबियंस
ऑफ एनिमल्स, एम्फीबियंस ऑफ एनिमल्स, और इसको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। बात समझ में आया? पौधों के क्या हो गए? एम्फीबियंस हो गए। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम लोग पढ़े एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहते हैं, किसे कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को। तो इसके आगे उसमें कामा देके लिख लो, लीव रहते हैं, लिव इन सॉइल, मिट्टी में रहते हैं, बट डिपेंडेंट निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंट ऑन वाटर, डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी आपने लिखा क्या हो गया? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए इसे एम्फीबियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। अब इसी में बात को मान लो ऑप्शन रहे, एक तो विकल्प हो जाएगा डिपेंडेंस ऑफ वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा विकल्प हो जाएगा डिपेंडेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर वाटर। बात समझ में आया? बात समझ आ रही नहीं? एग्जैक्ट केवल यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये पानी पर निर्भर रहते हैं। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन वाटर, तो इसीलिए क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बाकी और किसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें इसी पानी की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आया? तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहा गया। आगे लिख सकते हैं ऑकर्स, पाए जाते हैं, CURS, ऑकर्स in damp, humid, shaded place, shaded place, shaded place। ठीक है, डैम्प नम, ह्यूमिड आर्द्र समझते हैं, और सैडेड माने छायादार। तो इन स्थानों पे ये पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया? अगला लिख लीजिए, दे play an important role in plant succession on bare rocks या soil, bare soil। They play an important role in plant succession on bare rocks or soil। तो समझना एक टर्मिनोलॉजी है, एक बात आया सक्सेशन, क्या हो गया? सक्सेशन या प्लांट सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है अनुक्रमण, सक्सेशन का मतलब अनुक्रमण, हाथा मुख से अनुक्रमण। अनुक्रमण का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई स्थान है, जैसे मान लो कोई पत्थर है, चाहे मिट्टी है, कोई भी स्थान है, तो उसमें कोई पौधा नहीं है तो नग्न है, नेक्ड है। बात समझ में? कोई पौधा नहीं तो मिट्टी दिखाई देती है तो नग्न हो गया, ठीक है? तो नग्न। अब क्या होता है कि ऐसे स्थानों पर, ऐसे स्थान पर जहां पर किसी प्रकार के पौधे न हो, जहां पर किसी प्रकार के पौधे न हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे फंजाई ग्रो करते हैं, कवर फंजाई ग्रो करते हैं, ठीक है? अब जब फंजाई ग्रो करते हैं, जानते हो नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है, पत्थर चट्टानों पे उगते हैं, तो जब उगते हैं, बढ़ते हैं और उनकी भी जीवन चक्र खत्म होता है तो मरते हैं। बात समझ में आया? तो मरेंगे तो डेड पार्ट इसी स्थान पे कलेक्ट होगा। बात समझ में आया?
फिर उसके स्पोर्स होंगे, फिर जमेंगे, फिर मरेंगे, जमेंगे, मरेंगे। तो इस प्रकार से उनकी कॉलोनी तो बनती है, लेकिन मरते हैं तो वहीं पे सब पदार्थ वहां पे कूड़ा करकट जमा होता है। बात समझ में? जब कूड़ा करकट जमा हो जाता है तो यहाँ का जो भाग था मिट्टी का या पत्थर का या चट्टान का, जिसपे पहले किसी प्रकार के पौधे नहीं थे, अब उसपे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये एल्गी या ब्रायोफाइट्स वगैरह जमना शुरू होंगे। क्योंकि पहले पौधे जो फंजाई वगैरह थे, मरे सड़े, तो यहाँ पे ढेर कलेक्ट हो जाना, ढेर सरकार नहीं पता, तो उससे वो जमना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, ये एल्गी वाले होंगे, एल्गी वाले जो है तो ब्रायोफाइट्स होंगे। ब्रायोफाइट्स जब उगते हैं तो ये लगातार एक चलता रहता है, तो मिट्टी और उपजाऊ होती जाती है। इसके बाद से क्या होगा, और इससे बड़े पौधे टेरोफाइट्स उगेंगे, फिर इसके बाद खत्म होगा और इससे बड़े पौधे होंगे, और ऐसे क्रमशः बड़े पौधे उग जाते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े इसमें पौधे दिखाई देते हैं तो उग जाते हैं। तो यानी कि नग्न स्थानों पर होने वाले क्रमिक परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल काय पौधे उग जाते हैं, इसी को सक्सेशन कहते हैं, अनुक्रमण कहते हैं। बात समझ गया? तो क्लाइमेक्स स्टेज में जो आवृत्त बीजी जो पौधे होते हैं, जो सबसे बड़े बड़े होते हैं, उन्हीं का विकसित हो जाना अनुक्रमण कहलाता है। अब पूरी बात कहा जाए तो कहा जाए किसी नग्न मिट्टी पर या स्थान पर जहां पहले किसी प्रकार की कोई वनस्पतियां नहीं हो, वहां पे क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप सरल पादपों से लेकर जटिल पादपों, जो बड़े बड़े विशालकाय पौधों का विकास होना क्या कहलाता है, सक्सेशन कहलाता है, अनुक्रमण कहलाता है। देखो कहा लिखा गया, आर बेयर नग्न रॉक्स, ठीक है, नग्न चट्टानों पर, और आगे सवाल कर दिया गया, नग्न चट्टानों पे या नग्न मृदा स्थल पर पौधे का निर्माण होने की जो क्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं, सक्सेशन यानी अनुक्रमण कहते हैं। तो ये लिखा गया है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किसमें, इन प्लांट सक्सेशन, पौधों के अनुक्रमण में, यानी कि उसके लिए जमीन मिट्टी इत्यादि बनाने का काम करते हैं। बात समझ आ गया? तो ये लिखा गया है कि जहां पर किसी प्रकार के पौधे नहीं पाए जाते हैं, वहां पे पौधे उगाने में यानी प्लांट सक्सेशन में ये रोल अदा करते हैं। कौन? ब्रायोफाइट्स। जैसे फंजाई आप पढ़ोगे, याद होगा, तो फंजाई में नाम सुनोगे, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। एंजाइम का नाम सुने हो? एंजाइम हम पढ़ते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवों में होने वाली, किसमें, जीवों में होने वाली क्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं, होने वाली रासायनिक क्रियाओं की जो रेट होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। बात समझ में आया? तो उसको एंजाइम करते हैं। तो जो फंजाई होते हैं कवक, उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर, जैसे मान लो ये पत्थर है, ये पत्थर, तो फंजाई का स्पोर यहाँ है, किस तरह से याद होगा, तो माइसीलियम कहते हैं, हाइफा कहते हैं, तो उसके हाइफा में से एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम निकलेगा, ठीक है, और निकल करके इस पत्थर पे गिरेगा। जैसे पत्थर पे जाएगा तो पत्थर का डीके होना शुरू हो जाता है, पत्थर का क्षय होने लगता है। डीके मतलब क्षय, क्यों? ड्यू टू एंजाइम, एंजाइम की वजह से जब उसका क्षय हुआ तो उसके कार्बनिक जो पदार्थ गलेंगे, तो फिर ये क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है और उसका उपयोग अपने गुणों के लिए करता है। बात समझ आया? तो इसीलिए सबसे पहले कौन होते हैं, फंजाई। जो पत्थर वगैरह होता है उसमें सबसे पहले फंजाई ही उगेंगे, फंजाई बाहर, और धीरे 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 करके और तमाम प्रकार के जो उससे और जो जटिल पौधे होंगे और ज्यादा विकसित पौधे ऐसे विकसित होते जाते हैं। तो ये लिखा गया है, ये क्या कहते हैं, प्लांट सक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, आगे लिख सकते हैं, प्लांट बॉडी more differentiated than that of algae. That's of algae. Plant body is more differentiated than that of algae. ठीक है, अब फिर एक यहाँ शब्द आ गया, फिर एक शब्द टर्मिनोलॉजी आ गया, डिफरेंशिएटेड।
डिफरेंशिएटेड। इसका अगर शाब्दिक कर दोगे तो साइंस का तो विभेदन होता है, विभेदन, क्या विभेदन। अब इसको और समझने की कोशिश करो तो होता क्या है कि जैसे किसी पौधे का आप बीज बोते हैं, बीज बोते जमीन के अंदर बोया गया तो उसका अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है। तो जब अंकुरण होता है तो शुरुआत में ऐसे जब ऐसे निकल रहा है तो उसमें आपको ना तो कोई पौधा, कोई पत्ती दिखाई देगा, ना कोई तना दिखाई देगा, सीधे एक ऊपर से निकला हुआ दिखाई देगा। बात समझ में आया? इसको जब हम काट के, इसका टीएस काट के और माइक्रोस्कोप से इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे तो इसमें सब एक जैसे कोशिका दिखाई देगी, सब एक जैसे कोशिका दिखाई देगी। तो उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जाता है, जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जाता है तो उसमें अलग अलग कोशिकाएं बनने लगती है। तब उसके बाद अगर काट के आप देखेंगे तो बाहर की ओर एपिडर्मिस हो जाता है, उसके बाद कार्टेक्स हो जाता है, उसके बाद एंडोडर्मिस हो जाता है। बात समझ में है? तो कोशिकाओं का, किसका, कोशिकाओं का अलग अलग रूपों में बदलना, कोशिकाओं का अलग अलग रूपों में, यानी कि जैसे अंग है उस प्रकार की कोशिकाओं का जो बनने की क्रिया होती है उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं, विभेदन, विभेदन कहते हैं। जैसे मान लो तुम अंडा खाते होगे, नहीं खाते तो भी कोई बात नहीं, अंडा को अगर कैसे काटो, एक कोशिका है, अंडा क्या है, एक कोशिका है, लेकिन जब उसका डेवलपमेंट होता है तो पूरा उसी अंडे के एक कोशिकाओं से उसके पूरे मुर्गा या मुर्गी के शरीर का निर्माण हो जाता है। शुरुआत में एक कोशिका, तो उसमें किसी प्रकार की कोई अंतर नहीं दिखेगा, थोड़ा सा और जाइगोट और डेवलपमेंट होते जाएगा, तब अलग अलग प्रकार के एक निश्चित समय के बाद देखते तो उसमें पैर जैसे दिखने लगते हैं, मुंह बनने लगता है, आंख बनने लगता है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का बनना डिफरेंशिएशन कहलाता है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का बनना डिफरेंशिएशन कहलाता है, विभेदन कहलाता है। तो लिखा गया है तो प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड, अधिक विभेदित हो जाता है इन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी के अगर उसको करोगे तो उसमें ज्यादा विभेदन नहीं दिखाई देगा। याद होगा तुम जो पढ़े हो, एल्गी को थैलस कहते हैं, थैलवाइड कहते हैं, एल्गी को भी कहते हैं और ब्रायोफाइट्स को भी थैलवाइड बॉडी आता है। जब भी पढ़ते हो तो देता है थैलवाइड बॉडी, क्या, थैलवाइड बॉडी या थैलस आता है। तो थैलस का मतलब हिंदी होता है सुकाय, सुकाय का मतलब होता है ऐसे पौधे, कैसे पौधे, ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना और पत्ती में कोई अंतर न हो। आप देख कर नहीं पहचान सकते हैं कौन उसमें जड़ है, कौन तना है, कौन उसमें पत्ती है, ऐसे पौधों को थैलवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलवाइड कहते हैं। तो एल्गी भी थैलवाइड होता है, एल्गी में एक पत्ती होती है, अलग प्रकार से नहीं होता है। एल्गी के बाद आया ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स में भी क्या होते हैं, थैलवाइड है, इसमें भी डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन लिखा गया मोर डिफरेंशिएट इन कंपेयर टू एल्गी, एल्गी से ये ज्यादा विकसित होते हैं, इनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं अंतर होती हैं। बात समझ गया? लेकिन ये भी क्या है, थैलवाइड ही है, यानी कि इसमें भी जड़, तना, पत्ती में कोई अंतर नहीं होता है। तो जिन पौधों में ऐसा होता है उसी का मतलब थैलवाइड बोलते हैं। बात समझ में आ गया? ये लिखा गया मोर डिफरेंशिएटेड इन कंपेयर टू एल्गी। ठीक है, अब लिखो अगले से, इट इज थैलस, THALL, thallus like and prostrate or अथवा erect and attached to substratum by unicellular और अथवा multicellular rhizoids। ठीक है, लिखा गया है, क्या लिखा गया, इट इज थैलस लाइक, बताया गया थैलस के आकार का संरचना होता है, इनमें जड़, तना, पत्ती में कोई अंतर नहीं होता है। प्रोस्टेट का अगर हिंदी देखोगे तो विषाक्वी वगैरह होता है, मतलब समझ लो अपने लोकल लैंग्वेज में कहो
तो जो क्या कहते हैं जमीन में पसरे हुए रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, उनको प्रोस्ट्रेट कहते हैं। बात समझ में आया? तो पौधे का जो शरीर है ये मिट्टी है, तो ऐसे ग्रो करता है, ऐसे ग्रो करता है, ऐसे ग्रो करता है। जैसे मान लो परवल वगैरह बोते हो, करेला बोते हो, तो क्या जमीन पे है तो ऐसे पसर गया, तो उसको प्रोस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्ट्रेट। ठीक है, या लिखा गया इरेक्ट। इरेक्ट ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो जैसे जो पौधे सीधे ग्रो करते हैं तो उसको इरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेक्ट। तो इसमें कुछ क्या होते हैं जमीन में पसरे हुए रहते हैं, ऐसे फैले हुए रहते हैं, या कुछ क्या होते हैं ऐसे इरेक्ट ऊर्ध्वाधर ग्रो करते हैं। जैसे मान लो क्या क्या केला की बात किया, केला बहुत सीधे ऊपर चलता है, इरेक्ट करेंगे। गन्ना देखते हो, गन्ना भी इरेक्ट रहता है। तो जो सीधे ऊपर की ओर ग्रो करते हैं उसको इरेक्ट करते हैं, और जो जमीन पे पसरे रहते हैं, फैले रहते हैं, तो उसको प्रोस्ट्रेट करते हैं। तो कुछ क्या होते हैं प्रोस्ट्रेट होते हैं, और तो कुछ क्या होते हैं इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। अटैच टू सबस्ट्रेशन, यानी कि आधार से कैसे होते हैं, जुड़ते हैं। किससे? ये देखो संरचना है राइजोइड्स से, याद करना ये पूछता है। राइजोइड्स क्या है? इसमें अटैचिंग ऑर्गन्स है। अटैचिंग जैसे होता है बड़े पौधे में देखते होंगे, जड़ पौधे रूट करते हैं, तो इसमें रूट नहीं पाया जाता, जड़ नहीं पाया जाता, तो क्या पाया जाता है? उसको कहते हैं राइजोइड्स। क्या कहते हैं? राइजोइड्स। अब इसी के सहायता से वो जमीन से जुड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं। तो क्या हो गया? राइजोइड्स ब्रायोफाइट्स का अटैचिंग ऑर्गन है, जिसके सहायता से क्या कहते हैं ब्रायोफाइट्स जुड़ते हैं मिट्टी से या सबस्ट्रेट से, आधार से। बात समझ गया? अब जो राइजोइड्स होते थे, देखो यहाँ पे फिर प्रश्न आ गया। राइजोइड्स जो होते हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। तो यह विकल्प देगा राइजोइड्स प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स में बी हो सकते हैं। नंबर 1 यूनिसेलुलर, नंबर 2 मल्टीसेलुलर, नंबर 3 ए एंड बी बोथ। बात समझ में आ गया? तो ये ए एंड बी बोथ वाला सही है। तो इसमें क्या होगा? जो राइजोइड्स होते हैं वह क्या करते हैं कि एक कोशिकी भी हो सकते हैं और बहुकोशिकी भी हो सकते हैं, मिट्टी से जुड़ने का काम करते हैं। बात समझ में आ गया? और देखो बताया गया, पूछे कि ये अवशोषण जो पानी और खनिज पदार्थों का अवशोषण कैसे करते हैं? राइजोइड्स से करते हैं। किससे करते हैं? राइजोइड्स से करते हैं। क्यों राइजोइड्स से करते हैं? क्योंकि इसमें जड़ नहीं पाई जाती। जो रूट होता है जो विकसित पौधे को उसमें पाया जाता है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से इसमें आपने लिखा राइजोइड्स पाया जाता है अटैचिंग ऑर्गन के रूप में होता है। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स में होता है। और साथ ही साथ बताया गया कि एक कोशिकी भी हो सकता है, यानी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? राइजोइड्स। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्क क्या करने का काम करता है? जुड़ने का काम करता है, वाटर मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण का काम करता है। फिर बात देख लीजिए, देखिए दे लैक माने इनमें अभाव होता है किसका? ट्रू रूट, वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। स्टेम यानी ट्रू स्टेम नहीं पाया जाता है, आर लीव्स। ठीक है, इनमें क्या लिखा गया है? जड़, वास्तविक जड़, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम या ट्रू लीव्स नहीं पाया जाता। लैक माने अभाव, लैक माने अभाव। इन पौधों में जड़, तरह तरह पत्ती वास्तविक नहीं पाई जाती। ठीक है, लेकिन आगे से लिखना मे बी, मे पॉसेस रूट लाइक कमा लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, में पॉसेस, कुछ में पाया भी जा सकता है, कुछ में पाया जा सकता है। क्या पाया जाता है? देखो रूट लाइक, जड़ के समान, लेकिन नॉट ट्रू रूट। जड़ के समान संरचना पाई जा सकती है लेकिन वास्तविक जड़ें नहीं। लिखो लिखा गया में पॉसेस रूट लाइक, जड़ के समान संरचना मिल सकती है, किसी में पत्ती के समान संरचना मिल सकती है, और किसी में तना के समान संरचना मिल सकती है। लेकिन बी रिमेंबर, वह वास्तविक न तो जड़ होता है, न तो तना होता है, और न ही
पत्ती होता है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से इसमें वो संरचना नहीं पाई जाती है, और अगर पाई भी जाती है तो वास्तविक नहीं होती है। बात समझ में आ गया? और लिख सकते हैं द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉयड। Main plant body is haploid. It produces, उत्पन्न करता है गैमिट। Hence it is called gametophytes. गैमेटोफाइट्स खूब पूछा है, एकदम कंफ्यूज करके रख देता है। ठीक है, ये देखो पहले बात आया क्या, मेन प्लांट बॉडी क्या हो गया? मेन प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉयड है। क्या है? हैप्लॉयड है। हैप्लॉयड को कैसे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। हैप्लॉयड को तो आप सभी जानते हैं कि ऐसी कोशिका, कैसी कोशिका? ऐसी कोशिका जिसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो सिंगल अवस्था में पाया जाता है, एकल अवस्था में पाया जाता है, ऐसी कोशिकाओं को हैप्लॉयड कहते हैं। ठीक है, और ऐसी कोशिका जिसमें सभी गुणसूत्र जो पाए जाते हैं सब जोड़े में हो, बात समझ आप, पेयर में हो, तो इसको डिप्लॉयड कहते हैं। जैसे मान लो मनुष्य की बात कही जाए तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जिसमें हम लिखते हैं 23 पेयर, 23 जोड़े लिखते हैं। बात समझ में 23 पेयर हो गया। तो जो जनन कोशिका है, जो युग्मक होता है, जैसे स्पर्म और ओवम की बात आती है तो उसमें केवल क्या होते हैं? 23 होते हैं, पेयर नहीं होता है। लेकिन जनन कोशिकाओं को छोड़ दिया जाए तो शरीर के समस्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 पेयर्स यानी कि 46 होती है। बात समझ में? ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र क्या हो, पेयर में हो, सब जोड़े में हो, तो उसको डिप्लॉयड करते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉयड करते हैं। उसको 2n से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां लिखा गया है मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉयड। यह खूब मल्टीपल चॉइस में पूछता है। ब्रायोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी इज, 1 विकल्प हो जाएगा हैप्लॉयड, नंबर 2 हो जाएगा डिप्लॉयड, नंबर 3 हो जाएगा बोथ, एंड नंबर 4 हो जाएगा नन ऑफ देम। तो करेक्ट इज 1 हैप्लॉयड। ठीक है, हैप्लॉयड हो गया मेन प्लांट बॉडी। अब देखो आगे क्या लिखा गया, मेन प्लांट, और इसमें ये भी पूछता है कि जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कौन होता है। जैसे यहाँ लिखा गैमेटोफाइट हो गया, आगे भी पढ़ेंगे स्पोरोफाइट्स भी होता है और गैमेटोफाइट्स भी होता है। तब उसी में कंफ्यूज हो जाता है। मेन जो प्लांट बॉडी है वह गैमेटोफाइट है। क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। बात समझ आ गया? देखो लिखा गया इट प्रोड्यूसेस गैमेट। क्या हो गया? गैमेट, हैंस इट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। तो पौधे के जिस भाग में यानी जिस अवस्था में क्या बनता है? गैमेट। क्या बनता है? गैमेट बनता है, उसी को गैमेटोफाइट कहते हैं। लिखा गया प्रोड्यूस गैमेट्स यानी गैमेट बनता है। तो पौधे के जिस भाग में या जहां जिस अवस्था में क्या होता है गैमेट का निर्माण होता है उसको गैमेटोफाइट्स कहते हैं। याद रखना, जिसपे गैमेट बनेगा वो क्या होगा? गैमेटोफाइट्स होगा। और वही गैमेटोफाइट्स ही ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी होता है। गैमेटोफाइट्स ही मेन प्लांट बॉडी होता है। बात समझ में आ गया? और ये बताया गया क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। क्या होता है? हैप्लॉयड होता है यानी कि अवृत होता है। तो मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट इज हैप्लॉयड। गैमेटोफाइट इज क्या हो गया? हैप्लॉयड। और गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसपे क्या होता है, ये जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? उसपे गैमेट का निर्माण करते हैं। याद होगा तुमको, गैमेट जो होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। पढ़े होंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये दोनों होते हैं। तो इसमें जो गैमेटोफाइट्स होता है इसमें क्या होता है? गैमेट का निर्माण होता है, मेल प्लांट बॉडी होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये है मल्टी सेलुलर। इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। ये भी बहुत पूछा है, मल्टी सेलुलर।
सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, किसमें? ब्रायोफाइट्स में। किसमें? ब्रायोफाइट्स में। और ये सेक्स ऑर्गन में अगर देखोगे तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ऐसे लिखो मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स जो ऑर्गन होता है उसको एंथ्रीडिया कहते हैं। एंथ्रीडिया, देखो एंथ्रीडिया और एंथ्रीडिया में वही है, एक बहुवचन है, एक सिंगुलर नंबर है, प्लेयर नंबर। तो मेल सेक्स ऑर्गन हो गया एंथ्रीडियम। अब एंथ्रीडियम में क्या होता है? बाइफ्लैजिलेट्स, बाइफ्लैजिलेट्स एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है। एंथ्रोजॉइड्स, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम भी कहेंगे और एंथ्रीडिया भी कहेंगे, एक सिंगुलर एक तो क्लियर है। तो एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन। और मेल सेक्स ऑर्गन में देखो जो मेल गैमेट बनते हैं, क्या बनते हैं? मेल गैमेट, उसको क्या कहेंगे? एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। क्या हो गए? एंथ्रोजॉइड्स हो गए। और एक और फिर बात आ गई कि जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वह बाइफ्लैजिलेट होते हैं। क्या होते हैं? बाइफ्लैजिलेट, यानी टूट उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। बात समझ में आया? तो भी स्पेशल कैरेक्टर है। एंथ्रोजॉइड्स ऑफ ब्रायोफाइट्स कंटेन्स 1 फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला, 3 फ्लैजिला एंड मोर देन 2। बात समझ में आया? एग्जैक्ट इज 1 बाइफ्लैजिलेट, यानी 2 फ्लैजिला पाया जाता है। किसमें? एंथ्रोजॉइड्स में। किसके एंथ्रोजॉइड्स में? ब्रायोफाइट्स के। एंथ्रोजॉइड क्या है? मेल गैमेट है। एंथ्रोजॉइड क्या है? मेल गैमेट है। इस तरह लिख लो फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसको कहता है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम, फिर वही नियम और दिया वही है। ठीक है, आर्चिगोनियम। ये होता है फ्लास्क सेल, घड़े का आकार होता है। एंड प्रोड्यूस ए सिंगल एग। ठीक है, तो पहला से आपने पढ़ा कि सेक्स ऑर्गन होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। किसमें? ब्रायोफाइट्स में। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आपने कहा था आर्चिगोनियम या आर्चिगोनिया। ठीक है, आर्चिगोनिया। जो आर्चिगोनिया होती है वह उसका शेप कैसा होता है? फ्लास्क शेप। अभी ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो आर्चिगोनिया होता है वह फ्लास्क शेप, ओवल शेप, बात समझ, घड़े के आकार का हो सकता है या अंडे के आकार का हो सकता है। तो सीधा वन क्या है? फ्लास्क शेप होता है। ठीक है, इसके साथ साथ और बताया गया यह जो प्रोड्यूस उत्पन्न करता है सिंगल एग। देख लो ये बात आ गई, सिंगल एग के थ्रू फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। आर्चिगोनिया में कितना होता है? एक ही फीमेल गैमेट यानी एक सेल का निर्माण होता है। ये भी पूछ सकता है इन आर्चिगोनिया नंबर ऑफ फीमेल गैमेट। बात समझ जाएगा? नंबर ऑफ फीमेल गैमेट कितने होते हैं? तो विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3 या कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्ट इज 1, केवल एक ही फीमेल गैमेट। और इस फीमेल गैमेट को क्या कहा गया? एक कहा गया। फीमेल गैमेट को एक कहा गया। इसमें आर्चिगोनिया में बना था। ठीक है, कुछ ये देखो, कुछ में क्या होते हैं ऐसे स्टार लाइक संरचना पाई जाती है। चलो आगे चर्चा हो जाएगा। तो उसको उसी में से सारे पाए, कुछ में तर्कुआ जैसी संरचना से पाई जाती है तो उसको कहते हैं, अगर मान लो उस पर एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडियोफोर। देखना, कुछ में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो पतले तंतु जैसे संरचना होती है, ऐसे धारक से उस पे लगे होते हैं, उस पे ऐसे लगे। तो मान लो एंथ्रीडिया लगा है तो इसको एंथ्रीडियोफोर कहेंगे। अगर आर्चिगोनिया है तो आर्चिगोनियोफोर कहेंगे। ठीक है, कुछ में
यानी कुछ ब्रायोफाइट के सदस्य में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो विशेष संरचना पे पाए जाते हैं। उस संरचना को अगर मान लो आर्चिगोनिया उस पे है तो आर्चिगोनियो 4 कहेंगे, और एंथ्रीडिया है उस पे तो एंथ्रीडियो 4 कहेंगे। यहां सब देखो एंथ्रीडियो, ठीक है, एंथ्रीडिया हो गया। अब 4 का मतलब होता है बियर, बियर है धारण करना, तो जो धारण करता है एंथ्रीडिया धारण करेगा उसको एंथ्रीडियो 4 कहेंगे, और आर्चिगोनिया धारण करेगा तो आर्चिगोनियो 4 कहेंगे। बात समझ में आया? तो मिला के बना हुआ है एंथ्रीडियो 4 और आर्चिगोनियो 4। क्लियर हो गया? तो एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया। ठीक है, अब आगे लिखे जाए एंथेरोजोइट्स। एंथेरोजोइट्स आर रिलीज मुक्त होते हैं इनटू वाटर वेयर दे come in contact with archegonium। हम लोग पढ़े एंथ्रोजोइट्स कहा बना था? एंथ्रीडिया में। किसमें बना था? एंथ्रीडिया में। वो मेल गैमेट होता है, ठीक है। और आर्चिगोनिया पढ़े थे जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। उसके अंदर आपने लिखा था केवल एक जो एग सेल पाया जाता है। बात समझ में आया? अब हम लोगों ने पढ़ा, देखिए एंथ्रोजोइट्स रिलीज इन वाटर, हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे। एम्फीबियंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पानी की आवश्यकता होती है। बात समझ में आया? तो क्या होगा, पानी जब रहता है, पानी रहता है तो जो एंथ्रोजोइट्स होते हैं वह पानी में चले आते हैं। कहां से? एंथ्रीडिया से। कहां से? एंथ्रीडिया से। एंथ्रोजोइट जो थे क्या थे? बाइप्लेलेट थे ना, बाइप्लेलेट थे। कहा गए? वाटर पानी में चले आएंगे। और वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम, पानी के माध्यम से। किससे? पानी के माध्यम से वह तैरते हुए पहुंच गए आर्चिगोनियम में। किसमें? आर्चिगोनियम में। अब देखो आर्चिगोनिया क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आर्चिगोनियम में पहुंच गए। अब आर्चिगोनियम में क्या था? एक सेल है, एक बना था। तो ये एंथ्रोजोइट्स हो गए और फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या हो गया? एग सेल है। ये दोनों आपस में क्या गए? आपस में मिल गए तो ये फ्यूज हो गए। क्या हो गया? सनलाइट हो गया, फ्यूज हो गया, मिल गए। और मिलने के बाद क्या हो गया? जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट में लिखा है रिडक्शन डिवीजन होता है बहुत तेजी से, इमीडिएटली देखो लिखा गया है। और रिडक्शन डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप क्या होता है? मल्टी सेलुलर बॉडी बनता है जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। याद है? पहले में पढ़े थे गैमेटोफाइट पढ़े थे, इसपे सेक्स ऑर्गन थे।
जिसपे क्या सेक्स आर्गन दिए गया चिकोनिया थे, उसमें क्या होता है गैमेट का निर्माण हुआ था, उसको गैमेटोफाइट कहते हैं। और जब जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके विकास के फलस्वरूप क्या हो गया, बहुकोश की संरचना बनती है, उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। बात समझ में पहले आया गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। बात समझ में आया, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड को पूछा है, कंफ्यूज कर देता है एकदम, कौन स्पोरोफाइट है कौन गैमेटोफाइट है। अगर याद आएगा ठीक है, तो -1 नंबर। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्लियर हुआ। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, ठीक है। ये लिख लो आगे, द स्पोरोफाइट, the sporophytes is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte, gametophytes, ठीक है। and derives nourishment from it। ठीक है, ध्यान समझिएगा। लिखा गया है स्पोरोफाइट्स कब बना था, जाइगोट से। स्पोरोफाइट्स कब बना था, जाइगोट से। जाइगोट किसके वजह से बना था, गैमेटोफाइट में जो सेक्स आर्गन थे उससे गैमेट बना था, उसके फर्टिलाइजर बना था। बात हो गया। तो लिखा गया है जो स्पोरोफाइट्स बना, जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है, ये देखो, इज नॉट फ्री लिविंग। वह स्वतंत्र रूप से, ऐसा नहीं कि अलग पौधा है, वो स्वतंत्र रूप से अलग पौधा नहीं है। लिखा बट अटैच, वो जुड़ा रहता है किससे, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट्स। बात समझ आया। तो जो स्पोरोफाइट्स है वो अलग, कोई स्वतंत्र रूप से उसकी अवस्था तो है लेकिन अलग नहीं रहता है। वह क्या होता है, गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ रहता है। आगे लिखा गया डेराइव मतलब प्राप्त करना। वो प्राप्त करता है क्या, नरिशमेंट मतलब पोषण, नरिशमेंट मतलब पोषण फ्रॉम इट्स। वो क्या करता है, इसी पौधे से पोषण प्राप्त करता है। तो यहाँ देखिए फ्यूनेरिया नामक पौधा है, ये क्या है, फ्यूनेरिया है। तो यहाँ देखिए लीफी, ये पत्ती की जैसे उसकी संरचना है, लेकिन याद है पत्ती उसमें पाया नहीं जाता है, पत्ती उसमें पाया नहीं जाता। पत्ती भी आपने पढ़ा था कि जड़ तना तथा पत्ती जैसे वास्तविक संरचना तो वैसे पाई जाती है, लेकिन वो ना तो पत्ती होती है, ना तो जड़ होती है, और ना ही तना होती है। तो ये पत्ती की जैसी संरचना है। इस तरह से राइट लगे होते हैं जो झुनने काम करता है। ये ग्रीन है, तो जो भी ग्रीन है पौधे का जो पार्ट ग्रीन है मतलब उसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है। क्लोरोफिल पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा, स्वपोषी होगा, किसी अन्य पौधे पे निर्भर नहीं करता है।
तो ये देखो यहां से यहां तक ये पत्ती और ऐसी संरचना है, ये है गैमेटोफाइट्स। क्या है ये? गैमेटोफाइट। आपके बुक में चित्र बनाया है तो बना लेंगे बस। फ्यूनेरिया नाम लिखा है, तो ये फ्यूनेरिया का पौधा है जिसमें ये गैमेटोफाइट है। इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर दिखाया गया तो ये है स्पोरोफाइट। क्या हो गया? स्पोरोफाइट्स है। तो इसी में क्या होगा? ये संरचना है और आगे उस पौधे में और विकसित होता है स्पोरोफाइट जो होता है, फूल सीटा कैप्सूल वगैरह बनता है, इसी में स्पोर्स का निर्माण होता है। तो ये यहां से यहां स्पोरोफाइट्स, यहां से यहां गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी। याद है मेन प्लांट क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। बात समझ आया कैसे बना था? तो इसी के जो मेल और फीमेल सेक्स गैमेट थे उसी के फर्टिलाइजेशन से बना था, फ्यूजन से बना था। तो क्लियर हो गया? गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट भुलाना मत, बहुत कंफ्यूजन आता है। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, कौन क्या हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद करना। ये था फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया का पौधा था। तो आपने पढ़ा कि स्पोरोफाइट जो होता है वह स्वतंत्र रूप से अलग पाया नहीं जाता है। तो उसी से क्या होता है? इससे न्यूट्रिएंट्स और पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, और आगे लिख लो। सम सेल्स यानी कुछ कोशिकाएं ऑफ द स्पोरोफाइट्स undergoes reduction division। यस आई और डिवीजन, इसी को मियोसिस कहते हैं। टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। These spores germinates to produce gametophyte। रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन मियोसिस कहते हैं, जिसका भी हम लोग क्या करेंगे इसी में है। फर्स्ट ईयर में ये कोशिका विभाग पढ़ेंगे तो कई प्रकार का माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ बस याद कर लेंगे रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड गैमेट क्या हो गया? गैमेट क्या बना है? हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण हुआ है और उसी क्या होता है? गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से और थोड़ा सा और लिख लो। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका क्या होता है? लिक्विड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस but some mosses provide देते हैं फूड फॉर herbaceous mammals। birds and others।
ठीक है, लिखा गया लिक्विड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बहुत कम इनका आर्थिक महत्व होता है। अगर उससे देखा जाए तो लिखा गया बहुत कम इनका आर्थिक महत्व होता है, किसका, ब्रायोफाइट्स का। लेकिन साथ ही लिखा गया है बट सम मासेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिशियस, जो मैमल्स होते हैं, शाकाहारी स्तनधारी जंतु होते हैं, उनके भोजन के उपयोग करते हैं, खाते हैं, सब कुछ चारा के रूप में। फूड मतलब समझ तो घास खाना, चारा खाते हैं ना उसको, तो चारा के रूप में खाते हैं। कोई चिड़िया या कुछ अन्य जंतु इसको खाने के रूप में यानी चारा के रूप में इसका उपयोग करते हैं मासेस का। ठीक है, तो आप और उसमें एक जब भी नाम आएगा आप लिखना है स्फेग्नम। स्फेग्नम, इसका जो पीठ होता है यूज एज फ्यूएल। स्फेग्नम, ठीक है, स्फेग्नम को पीठ मास भी कहते हैं। स्फेग्नम को पीठ मास कहते हैं। पीठ इसके सूखे हुए भाग को, सूखे हुए भाग का फ्यूएल यानी ईंधन के रूप में का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो क्या गन्ना देखते हो, गन्ने का पत्ता सूखा के जलाते हैं ना, जलाने वाला ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसको भी सुखा करके यूज करते हैं ईंधन के रूप में। जहां अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहां इसको सुखा कर क्या करते हैं, उसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। मान लो जहां पे पुआल में वो गैस वगैरह न हो तो खाना कैसे बनेगा, पुआल से बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह इसके क्या करते हैं, सूखे हुए भाग को पीट करते हैं और उसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो इसीलिए स्फेग्नम को, किसको, स्फेग्नम को पीट मास भी कहते हैं। बात समझा। और थोड़ा सा एक और लिख सकते हो, इसी स्फेग्नम की बात है, पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल फॉर शिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। Because water holding capacity, ठीक है। थोड़ा नोट बिता दिया आपने, आज तो बहुत जो तो गिराएगा मिलेगा। ठीक, क्या थे, क्या पैकिंग मटेरियल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जो मछली वगैरह ये सब जीवी जंतु को एक देश से दूसरे देश में ले आने के लिए क्या करना पड़ता है, उस ले जाके तो उसको जीवित रखने के लिए या खराब होने से बचाने के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्था करना पड़ेगा। आइस में रखिए, फिर कार्टून में कैसे करिए, ये क्या कहते हैं, उसी को लपेट देते हैं, स्फेग्नम को लपेट देते हैं और उसके बाद उसको थर्माकोल वाले बॉक्स में इसको रख के भेज देते हैं। तो इसपे जो स्फेग्नम होता है उसमें क्या होता है, उसके शरीर में पानी अधिक मात्रा में रहता है। तो पानी अधिक रहेगा तो हमेशा वो भीगा रहेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। तो इसलिए पैकिंग मटेरियल के लिए एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बात समझ में आया। तो आएगा मान लो कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो सीधे सीधे स्फेग्नम ही याद करना। स्फेग्नम पानी और जो भी चीजें हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं शिपमेंट के लिए। ठीक, अब उसके बाद से क्या हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया। एक लाइन और लिखो, चलो ये लिख लो, मॉसेस। मॉसेस एलॉन्ग विद, बात नहीं, मॉसेस एलॉन्ग विद लाइकेन, lichens are the first organism to colonize rocks.
कॉलोनाइज्ड रॉक्स। ध्यान दें इस चीज पे, मासेस along with लाइकेन। मासेस जो होते हैं ब्रायोफाइट्स हो गए, लाइकेन समझते ही हो, ये सब आर क्या हो गया, द फर्स्ट कॉलोनाइजर। कॉलोनाइजर यानी समूह में, किस पर, ऑन रॉक यानी चट्टानों पर, किस पर, चट्टानों पर सबसे पहले समूह के रूप में, कॉलोनी के रूप में पाए जाने वाले उगने वाले वनस्पति हैं। बात समझ आ गया। अगर मान लो विकल्प दे फर्स्ट कॉलोनाइजर ऑन रॉक, फर्स्ट कॉलोनाइजर ऑन रॉक, अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है अगर उसमें लाइकेन है, केवल एक विकल्प लाइकेन है तो लाइकेन होना सही है। मान लो एक विकल्प लाइकेन है और दूसरा वाला क्या हो गया, ब्रायोफाइट्स या मास का लेंगे, मास भी क्या ब्रायोफाइट्स है, तो दूसरा विकल्प या तो मासेस दे दिया हो या ब्रायोफाइट्स दे दिया हो, और वही तीसरा विकल्प है ए एंड बी, ए एंड बी, तो तीसरा वाला सही रहेगा दोनों विकल्प में। बात समझ गया। और क्या हो, लाइकेन न दिया हो, केवल मास ही दिया हो, केवल मास या ब्रायोफाइट्स दिया हो तो ब्रायोफाइट्स ही होगा। बात समझ गया। तो जो क्वेश्चन का जो आंसर है वह जो विकल्प है ना उसी पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं केवल रट्टा मार दोगे तो ऐसा नहीं है, सही विकल्प भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से विकल्प उपस्थित है कौन से नहीं। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट कॉलोनी समूह के रूप में उगने वाले वनस्पतियां हैं, किस पर, चट्टानों पर। कभी कभी ऐसे का प्रीकर्सर देता है, पायनियर देता है, पायनियर का मतलब सर्वप्रथम होता है, तो दे देगा हु पायनियर प्लांट्स ऑन रॉक, यानी चट्टानों पर सबसे पहले उगने वाली कौन सी वनस्पतियां थी, तो लाइकेन है तो लाइकेन, नहीं लाइकेन है तो मास, और दूसरा है तो लाइकेन एंड मास दोनों। बात समझ में आ गया। तो पायनियर या प्रीकर्सर आप प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे लिख लो यही, दे डिकम्पोज, अच्छी बात, दे डिकम्पोज, क्षय करते हैं रॉक्स, डिकम्पोज रॉक्स, मेकिंग द सबस्ट्रेट, making the substrate suitable for the growth of higher plants, हो गया। लिखा गया डिकम्पोज, अब घटित करते हैं, डिकम्पोज करें अब घटित करना, तो तोड़ते हैं किसको, चट्टानों को, ठीक है, चट्टानों को तोड़ते हैं। मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल यानी आधार को उपयुक्त बनाते हैं, सुटेबल माने उपयुक्त बनाते हैं, किसके लिए, फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। तो ये जो होते हैं चट्टानों को तोड़ करके मिट्टी बनाने का काम करते हैं, जिसपे और पौधे उगे, जो बड़े पौधे होते हैं हायर प्लांट्स होते हैं वो उगे, इसमें ये सहायता करते हैं। बात समझ में आया। अगर मिट्टी की बात करते हो ना, तो ये मिट्टी अगर हम लोग देखते हैं तो 1 इंच मिट्टी बनाने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, 1 इंच मिट्टी बनाने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो उसको पीडोजेनेसिस कहते हैं। पीडोलॉजी एक शाखा है जिसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन करते हैं। पीडोलॉजी, पीडो मतलब सॉइल होता है मिट्टी, तो शाखा मिट्टी के जो जिसका अध्ययन करते हैं उसको पीडोलॉजी कहते हैं, और मिट्टी बनने की क्रिया को पीडोजेनेसिस, यस है निर्माण की प्रक्रिया, तो मिट्टी बनने की क्रिया। तो अगर पढ़ोगे हायर क्लास में तो करोड़ों वर्ष लगते हैं ये मिट्टी बनने में। पास हो जाएगा। और मिट्टी नहीं होती तो कोई पौधे नहीं होते, कोई पौधे नहीं होते तो कोई जंतु नहीं होता, कोई जंतु नहीं होता तो हम लोग भी नहीं रहते। बात समझाया। तो ये प्रक्रिया हो गई। तो ये क्या करते हैं हम, मासेस हो गए और लाइकेन या ब्रायोफाइट्स या लाइकेन, ये क्या करते हैं, सब मिट्टी को सुटेबल बनाने का काम करते हैं। जो ब्रायोफाइट्स है उसको 2 ग्रुप में बांटा गया है, तो ऐसे लिख सकते हो 2 ग्रुप, जिसका आपको बारी अध्ययन करना है। एक होगा लीवर वर्ड्स हो गया, और दूसरा है मॉसेस, लीवर वर्ड और मासेस। बात समझ में आ गया। तो इसका हम लोग बारी से पढ़ेंगे। लीवर वर्ड हो गया और मासेस हो गया।
लीवर वेट और मास इसको के, ठीक है। तो इसके विषय में हम लोग एक एक दिन करके, आपको लगता है एक दिन में कल ये दोनों खत्म हो जाएगा, लीवर वेट और मास दोनों खत्म हो जाएगा। तो जनरल प्रॉपर्टी जैसे कुछ भी चीजें हैं हम लोग एनसीईआरटी वाला ही टच करना होता है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम भी लिख के ले आते हैं नोट्स, वो भी एनसीईआरटी है, कोई किताब में ढूंढो सब यही मिलेगा। लेकिन क्या करना है उसमें ऐसे रहता है ताकि कोई भी चीज छूटे न, कोई भी चीज क्या हो छूटे न, एक सब छूट जाएगा तो पता चले वही क्वेश्चन तुम्हारे परीक्षा में आ जाए। और एक शब्द तुमको बाहर करने के लिए पर्याप्त है, केवल एक शब्द अगर गलत कर दिए तो क्या होगा, -1 3 नंबर तुम्हारा कटा ही कटा, क्योंकि गलत हुआ तो। और फिर जो कमाए थे उसमें से भी 1 नंबर कम हो गया, यानी एक क्वेश्चन गलती मैंने 4 नंबर, 3 नंबर तो गया ही, और -1 नंबर यानी 4 नंबर। और किसी कंपटीशन में बाहर होने के 4 नंबर पर्याप्त है, 1 नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं। बात समझ में आया? तो इसलिए क्या करना है, केवल एनसीईआरटी पढ़ना है और वही चीजें जितना लिखा है उतने ही याद करना है। अगर याद कर लोगे तो 100% कोई भी कंपटीशन तुम चाहते हो इंटर बेसिस पे